MA प्रीवियस पॉलिटिकल साइंस फोर्थ पेपर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। मित्रों, आज हम हमारा टॉपिक प्रत्यायोजन पढ़ेंगे। डेलीगेशन, प्रत्यायोजन। संगठन की पद सोपानात्मक व्यवस्था में उच्च और निम्न कई प्रकार के पदधारक जो हैं वो कार्मिक कार्य करते हैं। सभी पदों को उनके लिए निर्धारित कार्य के निष्पादन हेतु सत्ता या अधिकार प्रदान किए जाते हैं ताकि वो कार्य कर सके। लेकिन वर्तमान में गठित तथा संचालित जटिल एवं विशाल संगठनों में एक अधिकारी के लिए ये संभव नहीं होता कि वह बहुत सारे दायित्वों का निर्वहन कर सके। इसलिए एक अधिकारी जो होता है, उच्चाधिकारी जो होता है, वो सामान्यतः दूसरे अधिकारी को कार्य एवं अधिकार सौंप देता है। यही प्रत्यायोजन या भारार्पण कहलाता है। एक उच्चाधिकारी द्वारा दूसरे सामान्य अधिकारी को कार्य एवं अधिकार सौंप देना प्रत्यायोजन या भारार्पण कहलाता है। एल.डी. वाइट के शब्दों में हम कह सकते हैं, कार्य की व्यापकता तथा अधिकता की परिस्थितियों के कारण अधिकारों का प्रत्यायोजन करना और अधिकांश समस्याओं के उत्पन्न होते ही उन्हें सुलझाना आवश्यक हो जाता है। इसलिए सामान्यतः प्रत्यायोजन क्या उच्च से निम्न पद की ओर होता है, यानी उच्चाधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ को दिया जाता है। यदि हम इसका मीनिंग देखें, अर्थ देखें, तो प्रत्यायोजन जो है वो अंग्रेजी शब्द डेलीगेशन का अनुवाद है। और डेलीगेशन जो है वो डेलीगेट अर्थात प्रतिनिधि से बना है। डेलीगेट से डेलीगेशन बना है। इसका मूल शब्द जो है वो डेलीगेयर है। प्रतिनिधि है चयनित या मनोनीत व्यक्ति होता है जो किसी दूसरे के विचार या दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिए अधिकृत किया जाता है। प्रतिनिधि या डेलीगेट जो है वो चयनित या मनोनीत व्यक्ति होता है जो किसी दूसरे के विचार या दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिए अधिकृत किया जाता है। इसीलिए डेलीगेशन का दूसरा अर्थ प्रतिनिधि मंडल भी है। यहाँ डेलीगेशन का तात्पर्य किसी को अधिकार एवं कार्य सौंप देने की प्रक्रिया से है। विचारक थियो हेमेन के शब्दों में सत्ता के प्रत्यायोजन का अर्थ अधीनस्थों को निर्धारित सीमाओं में कार्य करने हेतु अधिकार प्रदान करने से है। इसी तरह से मूने ने कहा है, प्रत्यायोजन का अर्थ है किसी उच्चाधिकारी द्वारा नीचे के अधिकारियों को कुछ निश्चित अधिकार सौंप देना, लेकिन निरीक्षण तथा नियंत्रण का अधिकार अपने पास ही रखना। तो इस तरह से प्रत्यायोजन किया जाता है उच्चाधिकारी द्वारा अपने निम्न अधिकारी को, अधीनस्थ अधिकारी को, और उसमें नियंत्रण और निरीक्षण का अधिकार स्वयं के पास ही रखा जाता है। यदि हम प्रत्यायोजन को देखें तो 3 वर्गों में इसे विभक्त कर सकते हैं। पहला है नीचे की ओर। प्रत्यायोजन नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, जिसको अधोगामी कहते हैं। जब उच्चाधिकारी अपने से निम्नाधिकारी को अधिकार सौंपता है तो ये अधोगामी प्रत्यायोजन कहलाता है। दूसरा है ऊर्ध्वगामी, ऊपर की ओर। जब नीचे का कोई अधिकारी अपने से उच्च अधिकारी को अधिकार सौंप देता है तो इसे नीचे से ऊपर की ओर प्रत्यायोजन कहा जाता है। और तीसरा है समान स्तरीय, क्षैतिज कहा जाता है इसको, हॉरिजॉन्टल। जब समान स्तर या समान पद के अधिकारी को या इकाई को अधिकार सौंप दिए जाते हैं तो इस तरह से प्रत्यायोजन किया जाता है। प्रत्यायोजन आजकल बड़े बड़े संगठनों में सामान्य बात हो गई है। इसकी विशेषताओं में यदि हम देखें तो प्रत्यायोजन की पहली विशेषता है, प्रत्यायोजन में किसी अधीनस्थ या संगठन की किसी इकाई को एक सीमा तक अधिकार दिया जाता है कि वह अपने ढंग से कार्य कर सके। दूसरी विशेषता है, प्रत्यायोजन का दोहरा स्वरूप होता है। कैसे? प्रत्यायोजन अपने कार्य एवं अधिकार दूसरों को सौंपता अवश्य है, किंतु बहुत से अधिकार अपने पास भी रखता है। तो इस तरह से कुछ अधिकार अपने पास रखे जाते हैं, कुछ दूसरों को दे दिए जाते हैं। तीसरी विशेषता है, प्रत्यायोजन में निरीक्षण तथा नियंत्रण के अधिकार और अंतिम उत्तरदायित्व सदैव प्रत्यायोजक का बना रहता है, यानी जिसका वो मूल अधिकार या कार्य है, जिसको प्रत्यायोजक कहा जाता है, जो प्रत्यायोजन करता है, तो ऐसे प्रत्यायोजक के पास निरीक्षण और नियंत्रण का और अंतिम उत्तरदायित्व उसका बना रहता है। इसी तरह से एक विशेषता है कि एक बार प्रत्यायोजन होने के पश्चात वह स्थायी रूप से प्रत्यायोजित नहीं रहता, यानी उसको कम ज़्यादा किया जा सकता है, वापस लिया जा सकता है।
और इसी तरह से कोई भी अधिकारी या अभिकरण वही सत्ता प्रत्यायोजित कर सकता है जिसका वो अधिकार होता है। जिसके पास वो अधिकार ही नहीं है तो वो उसका प्रत्यायोजन भी नहीं कर सकता है। और प्रत्यायोजन एक कला है। किस अधिकारी को कब और कितनी सत्ता देनी है, किस प्रकार नियंत्रण स्थापित किया जाना है, ये स्वयं जो प्रत्यायोजन करने वाला है वो अधिकारी ही तय करता है। तो इस तरह से प्रत्यायोजन की विशेषताएं हैं बहुत सारी। अब हम बात करते हैं कि प्रत्यायोजन के तत्व कौन कौन से हैं। एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन जो है, इसमें 3 तत्व पाए जाते हैं। पहला है अधिकार यानी सत्ता, दूसरा है कार्य और तीसरा है उत्तरदायित्व। पहला अधिकार, दूसरा कार्य और तीसरा उत्तरदायित्व। विस्तार से यदि हम तत्वों को देखें तो पहला जो अधिकार है, सत्ता जो है, प्रत्यायोजन वास्तव में सत्ता या अधिकारों का ही अर्पण है। सत्ता या अधिकार ही दूसरों को दिए जाते हैं। यदि किसी दूसरे व्यक्ति या अधीनस्थ से कार्य करवाना है तो स्पष्ट है उस कार्य के लिए आवश्यक या कार्य से संबंधित सत्ता भी दी जानी जरूरी है। इसी तरह से दूसरा तत्व आता है कार्य। उच्चाधिकारी के पास कार्य का बोझ रहता है, इसलिए वह क्या करता है, दूसरे अधिकारियों को कार्य वितरित कर देता है। कार्य का प्रत्यायोजन करते समय ये ध्यान रखा जाता है कि कौन सा कार्य किस व्यक्ति को सौंपना है। ये बहुत ज़रूरी होता है कि कौन सा व्यक्ति है जो अच्छी तरह से कार्य कर सकता है, उस व्यक्ति को प्रत्यायोजन सौंपा जाता है। इसी प्रकार से तीसरा तत्व आता है उत्तरदायित्व। प्रत्यायोजन का तीसरा तत्व उत्तरदायित्व निर्धारण का है। जिस व्यक्ति को सत्ता एवं कार्य सौंपे गए हैं उसके उत्तरदायित्व भी निश्चित करने आवश्यक है। प्रत्यायोजन में क्रियात्मक उत्तरदायित्व तो कार्य संपादित करने वाला का ही रहता है, किंतु अंतिम एवं संपूर्ण उत्तरदायित्व उच्चाधिकारी का ही माना जाता है। तो इस तरह से ये 3 तत्व हैं प्रत्यायोजन के। अब हम बात करते हैं प्रत्यायोजन के प्रकार कौन कौन से हैं, टाइप्स ऑफ डेलीगेशन जो है। तो इसको हम कई प्रकारों में बांट सकते हैं, जिसमें पहला है स्थायी और अस्थायी प्रत्यायोजन। इसको विस्तार से यदि हम समझें, जब किसी अधीनस्थ व्यक्ति या इकाई को स्थायी रूप में सत्ता एवं कार्य दे दिए जाते हैं तो वह स्थायी प्रत्यायोजन कहलाता है, स्थायी रूप से। लेकिन जब किसी को कुछ समय के लिए प्रत्यायोजन किया जाता है और वापस ले लिया जाता है तो वह अस्थायी प्रत्यायोजन कहलाता है। दूसरा है पूर्ण और आंशिक प्रत्यायोजन। पूर्ण और आंशिक प्रत्यायोजन। पूर्ण प्रत्यायोजन वह होता है जिसमें कोई शर्त नहीं होती और जिसे अधिकार सौंपे जाते हैं उसे निर्णय लेने और कार्रवाई करने की पूर्ण स्वतंत्रता रहती है। और प्रशासनिक संगठनों की बात करूं तो प्रशासनिक संगठनों में ऐसा पूर्ण प्रत्यायोजन कम ही होता है। वहाँ क्या होता है, प्रत्यायोजन के साथ कुछ शर्तें जोड़ दी जाती हैं। तो ये जो शर्तें जोड़ करके जो प्रत्यायोजन किया जाता है इसको आंशिक प्रत्यायोजन कहा जाता है। तीसरा प्रकार है औपचारिक और अनौपचारिक प्रत्यायोजन। जब संगठन के लिखित नियमों, उपनियमों, आदेशों या प्रक्रियाओं के अनुसार प्रत्यायोजन किया जाता है तो वह औपचारिक प्रत्यायोजन कहलाता है। और दूसरी ओर संगठन की अनौपचारिक परंपराओं, रीति रिवाजों तथा आपसी सद्भाव के आधार पर होने वाला जो प्रत्यायोजन है वो अनौपचारिक प्रत्यायोजन कहलाता है। औपचारिक और अनौपचारिक का अंतर ये मित्रों, जब संगठन के लिखित नियमों, उपनियमों, आदेशों या प्रक्रियाओं के अनुसार प्रत्यायोजन किया जाता है तो वह औपचारिक प्रत्यायोजन कहलाता है। और दूसरी ओर संगठन की अनौपचारिक परंपराओं, रीति रिवाजों तथा आपसी सद्भाव के आधार पर होने वाला प्रत्यायोजन अनौपचारिक प्रत्यायोजन कहलाता है। चौथा प्रकार आता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रत्यायोजन। प्रत्यक्ष प्रत्यायोजन वह होता है जिसमें अधिकार प्रदान करने वाले और अधिकार प्राप्त करने वाले के मध्य कोई बिचौलिया अर्थात अन्य स्तर नहीं हो, तो वो प्रत्यक्ष प्रत्यायोजन कहलाता है। उच्चाधिकारी ने अपने जस्ट बाद वाले अधिकारी को अपने अधिकार और कर्तव्य सौंपे हैं तो वो प्रत्यायोजन प्रत्यक्ष है। और जब अप्रत्यक्ष प्रत्यायोजन में क्या होता है, उच्चाधिकारी निम्न अधिकारी के मध्य कोई और व्यक्ति या स्तर होता है तो वो अप्रत्यक्ष प्रत्यायोजन कहलाता है। पांचवा प्रकार है लिखित और मौखिक प्रत्यायोजन। जो प्रत्यायोजन विधिवत तथा लिखित आदेशों से किया जाता है वह लिखित प्रत्यायोजन कहलाता है। और जो प्राय औपचारिक महत्वपूर्ण तथा स्थायी भी होता है।
कौन सा? लिखित वाला औपचारिक, महत्वपूर्ण, स्थायी भी होता है, जो विधिवत और लिखित आदेशों से किया जाता है, जबकि कम महत्व के मामले अथवा जो तात्कालिक प्रकृति के कार्य होते हैं उसमें मौखिक रूप से अस्थायी प्रत्यायोजन कर दिया जाता है कि आपको ये काम करना है, बता दिया जाता है। छठा प्रकार है सामान्य और विशिष्ट प्रत्यायोजन। जब किसी एक अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारी को एक कार्य से संबंधित समस्त गतिविधियां या क्रियाएं सौंप दी जाती है तो वह सामान्य या विस्तृत प्रत्यायोजन कहलाता है। जबकि विशिष्ट प्रत्यायोजन में क्या होता है? संपूर्ण कार्य न सौंप करके उस कार्य से संबंधित कुछ विशिष्ट क्रियाएं या गतिविधियां सौंप दी जाती हैं। तो ये है सामान्य और विशिष्ट प्रत्यायोजन। अब हम बात करेंगे प्रत्यायोजन के सिद्धांत या मान्यताएं, प्रिंसिपल्स अबाउट डेलीगेशन। पहला है स्पष्टता का सिद्धांत। मित्रों, ये कुछ मान्यताएं या सिद्धांत ऐसे हैं जिनका पालन करना इस प्रक्रिया को स्पष्टता तथा सफलता प्रदान करने के लिए आवश्यक है। जिसमें पहला है स्पष्टता का सिद्धांत। संगठन के लक्ष्य, उद्देश्य, नीतियां तथा कार्यविधि इतनी स्पष्ट होनी चाहिए कि प्रत्यायोजन करने वाले और नए दायित्व पाने वाले दोनों ही किसी प्रकार की उलझन या संशय में न रहे। तो पूरा स्पष्ट होना चाहिए कौन सा काम करना है, कब करना है, कैसे करना है, इस तरह से क्लियर होना चाहिए। जो भी लक्ष्य है, संगठन का उद्देश्य, नीतियां और कार्यविधियां स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरा सिद्धांत है निश्चित दायित्व तथा अधिकार का सिद्धांत। जिस व्यक्ति को नए कार्य, सत्ता तथा दायित्व प्रदान किए जाए उससे स्थिति का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि प्रत्यायोजन हमेशा लिखित में होना चाहिए ताकि प्रत्यायोजन की सीमाओं का भी पता रहे। अधीनस्थ को बार बार उच्चाधिकार से संपर्क करने की परिस्थिति नहीं आनी चाहिए। तो ये लिखित दायित्व और अधिकार का, निश्चित दायित्व तथा अधिकार का सिद्धांत है। तीसरा सिद्धांत है पर्याप्त अधिकारों का सिद्धांत। जिस व्यक्ति को अधिकार तथा दायित्व प्रदान किए जाए उसे केवल स्पष्टता एवं निश्चितता ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि अधिकार इतने पर्याप्त होने चाहिए कि वह संबंधित कार्य या गतिविधियों को संचालित कर सके। तो पर्याप्त अधिकारों का सिद्धांत। चौथा है संतुलन का सिद्धांत। उत्तरदायित्वों के बिना अधिकार तथा अधिकारों के बिना उत्तरदायित्व निरर्थक है। अतः प्रत्यायोजन करते समय इनमें से किसी एक में परिवर्तन करना पड़े तो दूसरे पक्ष में भी संतुलन हेतु परिवर्तन करना चाहिए। संतुलन होना चाहिए, यानी उत्तरदायित्वों के बिना अधिकार और अधिकारों के बिना उत्तरदायित्व निरर्थक है, इसलिए संतुलन होना चाहिए। पांचवा सिद्धांत आता है पूर्ण उत्तरदायित्व का सिद्धांत। प्रत्यायोजन में पूर्ण उत्तरदायित्व तथा अंतिम उत्तरदायित्व हमेशा प्रत्यायोजन करने वाले उच्चाधिकारी का रहता है। केवल क्रियात्मक उत्तरदायित्व जो है वो अधीनस्थ का माना जा सकता है जिसने वो काम किया है। छठा सिद्धांत है आदेश की एकता का सिद्धांत। आदेश की एकता अर्थात एक बॉस एक अधीनस्थ का नियम प्रत्यायोजन में भी लागू रहता है या रहना चाहिए। एक अधीनस्थ को एक ही उच्चाधिकारी आदेश देगा तो संशय नहीं होगा, यानी एक ही उच्चाधिकारी अपने अधीनस्थ को प्रत्यायोजन के संबंध में आदेश दे तो वो एक रूपता बनी रहती है। सातवां सिद्धांत है निरंतर संपर्क का सिद्धांत। यद्यपि प्रत्यायोजन में इतनी स्पष्टता रहनी चाहिए कि बार बार अधीनस्थ अपने उच्चाधिकारी के पास निर्देश लेने न आए, फिर भी अधीनस्थ की समस्याओं को जानने तथा उसका सहयोग करने के लिए उच्चाधिकारी को समय समय पर संपर्क भी करना चाहिए कि काम कैसे हो रहा है, कोई समस्या तो नहीं आ रही है। और अंतिम सिद्धांत है नंबर 8 समीक्षा का सिद्धांत। प्रत्यायोजित कार्य पूरा हो जाने के पश्चात और यदि आवश्यक हो तो बीच में भी अधीनस्थ द्वारा निष्पादित कार्य की समीक्षा की जानी चाहिए कि कार्य कैसा हो रहा है, सही हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इससे क्या होगा, बाधाओं और कमियों का पता चलता रहेगा कि इसमें कोई बाधा तो नहीं आ रही और किस प्रकार से समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो ये सिद्धांत हैं प्रत्यायोजन के, मान्यताएं कह सकते हैं, जिसमें पहला था स्पष्टता का सिद्धांत, दूसरा है निश्चित दायित्व तथा अधिकार का सिद्धांत, तीसरा है पर्याप्त अधिकारों का सिद्धांत, चौथा था संतुलन का सिद्धांत, पांचवा पूर्ण उत्तरदायित्व का सिद्धांत, नंबर 6 आदेश की एकता का सिद्धांत, नंबर 7 निरंतर संपर्क का सिद्धांत और 8वां अंतिम है समीक्षा का सिद्धांत। यदि हम प्रत्यायोजन की सीमाओं की बात करें
कि हालांकि ये प्रशासनिक संगठनों में एक अनिवार्य प्रक्रिया है प्रत्यायोजन, लेकिन प्रत्येक संगठन में और प्रत्येक स्थिति में प्रत्यायोजन संभव नहीं होता है। इसकी कुछ सीमाएं हैं। तो कौन कौन सी सीमाएं हैं? हम कहें कि कोई भी उच्च अभिकरण या अधिकारी निम्नलिखित कार्य प्रत्यायोजित नहीं कर सकता, जैसे कि निकटस्थ अधीनस्थों का पर्यवेक्षण, ये उसे स्वयं करना होता है। अपने से जस्ट बाद वाले सबऑर्डिनेट्स का सुपरविजन उसे स्वयं करना होता है। ये वो डेलीगेट नहीं कर सकता, किसी को ये अधिकार नहीं दे सकता कि वो पर्यवेक्षण करे। इसी तरह से वित्तीय स्वीकृति और नियंत्रण के अधिकार उसे स्वयं ही रखने होते हैं। नवीन नीति और योजना की स्वीकृति, कानून बनाने की शक्तियाँ, उच्च पदों पर कोई नियुक्ति करनी है या निकटस्थ अधीनस्थों के निर्णय के विरुद्ध कोई अपील सुनवाई है। इसी तरह से अत्यंत गुप्त निर्णय, उच्च स्तरीय कूटनीति और ऐसा कोई अधिकार जो उसके स्वयं के पास नहीं है वो दूसरे को नहीं दे सकता है। और किसी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के जो मामले हैं वो भी प्रत्यायोजित नहीं किए जा सकते हैं। तो ये कुछ सीमाएं हैं प्रत्यायोजन की, जो प्रत्यायोजक ऐसा नहीं कर सकता है। इस प्रकार से प्रत्यायोजन की कुछ सीमाएं हैं। प्रत्यायोजन में बहुत सारी बाधाएं भी आती हैं। बाधाओं में प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता है। जैसे सामान्यतः प्रत्यायोजन में 2 प्रकार की बाधाएं अड़चनें आती हैं। पहली संगठनात्मक बाधाएं होती है, दूसरा कार्मिक की बाधाएं होती है। संगठनात्मक बाधाओं की यदि हम बात करें तो हम देख सकते हैं कि प्रत्यायोजन जो है वो बड़े बड़े संगठनों में किया जा सकता है, छोटे और नए संगठनों में ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरी बाधा होती है कि एक अच्छी संपर्क प्रणाली होनी चाहिए। अच्छी संपर्क प्रणाली नहीं होगी तो प्रत्यायोजन सही नहीं होगा, क्योंकि निरंतर संपर्क भी करना होता है उच्चाधिकारी और अधीनस्थ के बीच में। इसी तरह से संगठन का बहुत बड़ा यदि आकार है और भौगोलिक स्थिति भी बहुत दूर दूर तक फैली हुई है तो प्रत्यायोजन मुश्किल हो जाता है, क्योंकि निरंतर संपर्क और पर्यवेक्षण नहीं हो पाता है। इसी तरह से संविधान है, कानून है, संगठन के उद्देश्य और नियम है, वो भी प्रत्यायोजन की सीमाएं तय कर देते हैं। इसी तरह से कुछ कार्मिक के स्तर पर भी बाधाएं आती है। जैसे सामान्यतः ये डर रहता है कि दूसरा व्यक्ति क्या पता सही ढंग से काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता है। इसी तरह से प्रत्यायोजन जिसको किया जा रहा है वो कार्य करने में कार्यकुशल नहीं है, वो उसकी कार्य गति कम है, उत्साही नहीं है, तो प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता है। इसी तरह से ऐसा कार्मिक होना चाहिए, ऐसा अधीनस्थ होना चाहिए जो कि उत्साही हो, मेहनती हो और प्रत्यायोजन की गंभीरता को समझता हो, तो ऐसे अधीनस्थ को ही किया जा सकता है। और इच्छुक व्यक्ति को भी ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन इस तरह से प्रत्यायोजन के कार्यों को करने का इच्छुक है। तो यदि हम प्रभावी प्रत्यायोजन की आवश्यक बातों की बात करें तो कुछ उपाय हैं जो सुझाए जा सकते हैं। जैसे कि जब भी हम दायित्वों का प्रत्यायोजन करें तो सक्षम अधीनस्थों का चयन करें। जो सक्षम व्यक्ति है उसी का चयन करें और प्रत्येक कार्य और कार्मिक की जिम्मेदारियां स्पष्ट करें कि क्या जिम्मेदारी है। इसी तरह से उनको ट्रेनिंग भी दें कि जो काम हमने उनको सौंपा है, हो सकता है उनको वो काम करना नहीं आता है, तो उचित प्रशिक्षण उनको दिया जाना चाहिए। इसी तरह से जो भी कोई समस्या आती है तो समय समय पर उसका समाधान भी होना चाहिए। तो इस तरह से बेहतर ढंग से प्रत्यायोजन किया जा सकता है। मित्रों, एक योग्य प्रत्यायोजक वह है, योग्य प्रत्यायोजक का अर्थ है प्रत्यायोजन करने वाला जो व्यक्ति है उसके अंदर भी कुछ योग्यताएं होनी चाहिए। जैसे वो प्रत्यायोजन का महत्व समझता हो, अपने अधीनस्थों में विश्वास रखता हो, पर्याप्त सूचनाएं एवं तथ्य उसके पास हो, अधीनस्थों को समय समय पर प्रोत्साहित करता हो, अधिकार एवं उत्तरदायित्व में संतुलन करना जानता हो। तो इस तरह से अधीनस्थों की समस्याओं का समझने वाला, अच्छी लीडरशिप वाला व्यक्ति ही अच्छा प्रत्यायोजक हो सकता है। तो प्रत्यायोजन समय की मांग है, बड़े बड़े संगठनों की मांग है, उच्चाधिकारी पर कार्य का बहुत अधिक बोझ होता है, इसलिए प्रत्यायोजन किया जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।